तो दोस्तों इस समय इंडिया में ई कॉमर्स का बूम चल रहा है। मतलब सब कोई ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहता है और ज़्यादातर लोग बिजनेस ई कॉमर्स का ही शुरू करना चाहते हैं। और अभी आज के डेट में हम जो सबसे टॉप प्लेयर इसमें बात करें तो वो है अमेजॉन और फ्लिपकार्ट। लेकिन आपको पता है कि हमारी इंडिया की एक ई कॉमर्स कंपनी थी पहली, जो कि 99 में शुरू हुई थी। और उसके फेल्योर की स्टोरी आज हम समझेंगे, क्योंकि अगर वो कंपनी होती तो आज टॉप 3 कंपनीज में वो compete कर रही होती। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि इंडिया की जो पहली ई कॉमर्स कंपनी थी जो 1999 में शुरू हुई थी वो फेल हो गई। तो इस वीडियो के एंड तक आपको यह समझ में आएगा कि हमें अपने बिजनेस पे क्या नहीं करना चाहिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं डिजिटल लॉट। तो आज हम बात करेंगे कोथंद्रमन वैथीस्वरन की, जिन्होंने अपनी एक ई कॉमर्स कंपनी शुरू की थी 1999 में। और 2011 तक जो कंपनी बहुत अच्छी चल रही थी, मतलब वो टॉप की इंडिया की ई कॉमर्स कंपनीज में चल रही थी, जहां पे आज अमेजॉन और फ्लिपकार्ट compete कर रहे हैं, उस पोजीशन पे वो कंपनी थी। और लेकिन 2013 तक 2 साल में कुछ ऐसा हुआ जिससे वो कंपनी फेल कर गई। तो आइए हम शुरू से वैथीस्वरम की और इंडिया प्लाजा जो उनकी कंपनी थी ई कॉमर्स की, उसके फेल्यूर की पूरी स्टोरी शुरू से शुरू करते हैं। तो के वैथीस्वरन, जिन्होंने 1985 में अपना बीटेक कंप्लीट किया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, और इसके बाद इन्होंने मुरुगप्पा ग्रुप ज्वाइन किया 1985 में ही, और जहां पे ये इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन में थे। तो इस समय ये शुरुआती एम्प्लॉयज में ही थे इस कंपनी के। तो 85 से 89 तक काम करने के बाद इन्होंने विप्रो ज्वाइन किया, और उस समय विप्रो थोड़ी नई ही कंपनी थी, और उस समय विप्रो सोप का बिजनेस ज्यादा अच्छा करती थी। आज के डेट में जो कंप्यूटर का इतना ज्यादा बिजनेस है, वो उस समय 50 करोड़ तक का ही, उस समय कंप्यूटर का जो जितना आज नेटवर्क है विप्रो का, उसमें 50 करोड़ तक का ही टर्नओवर था उनका। तो वहां पे इन्होंने काम करना शुरू किया। विप्रो में ये शुरुआती एम्प्लॉयज में ही थे। तो विप्रो में काम करते हुए इन्होंने सेल्स, मार्केटिंग, लोगों के क्या इश्यूज होते हैं और ऑपरेशंस कैसे हैंडल किया जाता है, वैथीस्वरन ने ये सारी चीजें सीखी। तो 1997 तक विप्रो में काम करते हुए इन्हें विप्रो ने एक स्पेशल प्रोजेक्ट दिया, जहां पे इन्हें लोगों से कम्युनिकेट करना था। तो उस समय हॉटमेल बिल्कुल नया नया आया था, जब हमने शायद सुना भी नहीं होगा हॉटमेल का। तो उस समय इन्होंने हॉटमेल पे अपना अकाउंट बनाया जो कंपनी ने इनको दिया था। उसके बाद इन्हें एक ऐड वहां पे दिखता है कुछ दिनों बाद, लोगों से कम्युनिकेट करते हुए। अमेजॉन का एक ऐड था बुक का। मतलब स्टार्टिंग में आपको याद होगा कि जब अमेजॉन नई नई खुली थी तो वो सिर्फ बुक का बिजनेस करती थी, वो बुक्स ही सेल करती थी। तो वहां पे जब बुक का इन्होंने ऐड देखा तो इन्होंने सोचा कि यार यूएसए में बैठी एक कंपनी हमें इंडिया में अपनी बुक सेल कर रही है, तो हम इंडिया में भी ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं, हम ई कॉमर्स का बूम इंडिया में भी ला सकते हैं। तो इस तरह से 97 में ही इन्होंने सोच लिया था कि हम इंडिया में ई कॉमर्स में कुछ खास कर सकते हैं। तो 97 से 99 तक इन्होंने लोगों से बात किया, अपने दोस्तों से बात किया, और ये पूरी प्लानिंग करते रहे। 99 में इन्होंने अपना बिजनेस रजिस्टर किया, जहां पे उस समय मोबाइल फोन बिल्कुल नया नया आया था, और इन्होंने fabmart.com स्टार्ट किया 1999 में, जहां ये अपने 5 दोस्तों के साथ ये बिजनेस शुरू किया था इन्होंने। तो स्टार्टिंग के टाइम में ये, उस समय आपको याद होगा कि सीडीज आती थी, मूवीज की सीडी और ये सब, वो ये सारी चीजें स्टार्टिंग के टाइम में ये सेल कर रहे थे, और धीरे धीरे इन्होंने बुक्स वगैरह उसमें ऐड करी। तो 2001 में इन्हें रिलायंस ने फंडिंग करी, और इसके बाद इन्होंने सोचा कि अभी तक इनके जो सबसे ज्यादा बायर थे वो मेल्स थे। मतलब 90% से ज्यादा जो इनके बायर थे वो मेल थे, मतलब लोग ऑनलाइन चीजें मंगाया करते थे, और फीमेल्स का इन्वॉल्वमेंट अभी तक नहीं था। तो इन्होंने सोचा कि बिना फीमेल्स के बाइंग किए यहाँ पे हम उतना लॉन्ग टर्म इससे नहीं चला सकते हैं। तो या इसके बाद इन्होंने सोचा कि हम फीमेल्स को कैसे इन्वॉल्व करें। तो इन्होंने सोचा कि अगर हम ग्रोसरी लेके आते हैं तो इससे फीमेल्स का इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा और बाइंग कैपेसिटी फीमेल्स की भी इंक्रीज होगी। तो अभी तक इंडिया में 2001-2 के आसपास ये इंडिया में काफी फेमस हो चुके थे। आप कहेंगे कि ये पोस्टर बॉय हो चुके थे, क्योंकि ई कॉमर्स सबसे पहले जो किसी ने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया वो वैथीस्वरन ने ही किया था, और fabmart.com काफी अच्छी चलने लगी। और इन्हें अगली जो इशू दिख रही थी कि इनके रिपीट कस्टमर नहीं आ रहे थे, मतलब किसी ने एक बार चीजें बाय करी फिर वो पर्सन दोबारा आके चीजें बाय करे, तो इसके लिए इन्हें कुछ ऐसी चीजें ऐड करनी थी। तो इन्होंने ऑनलाइन ग्रोसरीज स्टार्ट करी, बट ऑनलाइन ग्रोसरीज में इन्हें काफी प्रॉब्लम आने लगी उस टाइम। तो अगर हम देखें कि इनके जो प्रॉब्लम्स फेस ये कर रहे थे कि मतलब लोगों को कैश ऑन डिलीवरी चाहिए था, लोगों को सेम डे ग्रोसरीज ऑर्डर करने पे डिलीवरी चाहिए थी। तो ये सारे इश्यूज आने लगे थे, और वेयर हाउस रखने का, मतलब सामान पहले से स्टोर करके रखो तभी तो आप कैश ऑन डिलीवरी पे लोगों को भेज सकते हो। तो इस तरह के इश्यूज आ रहे थे। तो इसके बाद वैथीस्वरन ने 2002 के जनवरी में
इन्होंने फैब मॉल स्टार्ट किया। मतलब ये जो ऑफलाइन शॉप्स होती हैं, ये एक इन्होंने सुपरमार्केट शुरू किया जहाँ पे आप जाके अपनी ग्रोसरीज और ये सारी चीज़ें खरीद सकते हैं। तो ये बिजनेस इनका काफ़ी अच्छा चलने लगा। तो ये जो इनका सुपर मार्केट था बैंगलोर में जो खुला था 2002 के जनवरी में, वो काफ़ी अच्छा चल रहा था। तो इसके बाद 2006 में इसको एक्वायर कर लिया आदित्य बिरला ग्रुप में, और इनको काफ़ी अच्छे पैसे इसके मिले। तो इसके बाद इन्होंने इंडिया प्लाजा नाम की एक कंपनी थी यूएस की, तो वहां पे इन्होंने इसे बाई कर लिया। मतलब फैब मॉल ने इंडिया प्लाजा को बाई कर लिया और उसके बाद ये पूरी कंपनी बन गई indiaplaza.com। तो 2008-9 तक स्नैपडील, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनीज भी इंडिया में इनको कंपटीशन देने लगी थी। लेकिन अगर बात करें कि इनको कंपटीशन यहाँ नहीं दिख रहा था, इनको कंपटीशन ऑफलाइन में दिख रहा था। मतलब ये सोच रहे थे कि अभी अगर हम उस समय बात करें तो 0.1% लोग भी ऑनलाइन नहीं सेल कर रहे थे। ये अगर हम फ्लिपकार्ट, स्नैपडील और इनकी कंपनी अगर इंडिया प्लाजा माने तो ये सब मिला के 1% भी तो ये सेल नहीं कर रहे थे ऑनलाइन। तो इनको एग्जैक्ट कंपटीशन दिख रहा था कि हमें ऑफलाइन स्टोर को ऑनलाइन में कन्वर्ट करना है। तो इस तरह से इन्होंने और सारी चीज़ें ऐड करी, जैसे कि ये ऑनलाइन म्यूजिक सेल करने लगे, सीडीज तो ये सेल कर रहे थे, बुक सेल कर रहे थे, ऑनलाइन ये टॉय सेल करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से इनकी चीज़ें चल रही थी। तो इनका बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा था और ये इंडिया में काफ़ी अच्छा कर रहे थे। तो 2011 की जो इनकी रिपोर्ट आई, मतलब इन्होंने ग्रॉस मर्चेंटाइल जो वैल्यू है, मतलब अगर इसको हम आसान भाषा में समझे तो जो टोटल इनका सेल्स था वो करीब 14 करोड़ रुपए का आया था 2011 में। और वहीं इनका जो टोटल उसमें रेवेन्यू था वो 3.8 करोड़ रुपए का था। और अगर इनके लॉसेस की हम बात करें, जो इन्होंने लॉस उठाए थे पूरे, वो करीब 11 लाख रुपए का था। तो आई थिंक 11 लाख रुपए का लॉस कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ये चीज़ें तो होती रहती हैं क्योंकि फ्यूचर में तो प्रॉफिटेबल हो ही जाते हैं। और साथ ही इन्होंने उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के भी प्रोडक्ट्स ऐड किया, और इलेक्ट्रॉनिक्स में लोग बहुत ज़्यादा ऑनलाइन बाई करना शुरू कर दिए थे 2011-12 में। तो लेकिन मैथेसरन ने देखा कि उन्हें लगा कि हमारी ग्रोथ थोड़ी स्लो हो रही है, तो मुझे और फंडिंग उठानी चाहिए ताकि हम इसको नेक्स्ट लेवल पे इंडिया में ले जा सकें। मतलब हम इसको ऑनलाइन मार्केट को ज़्यादा लोगों के पास ले जा सकें, तो उसके लिए इन्हें फंडिंग चाहिए थी। तो 2012 में इन्हें फंडिंग करी कल्लारी कैपिटल्स प्राइवेट लिमिटेड ने, और जो वो फंडिंग की वैल्यू थी $5 मिलियन, मतलब करीब 25 से 26 करोड़ रुपए की इन्हें फंडिंग मिली। और इसके साथ ही कल्लारी कैपिटल्स ने 2 बोर्ड मेंबर्स की सीट ले ली। मतलब अगर हम बात करें कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो उनके डिसीजन मेकिंग्स में भी फिर इन्वॉल्व होते हैं, तो उन्होंने टोटल जो डिसीजन मेकिंग्स की जो सीटें थी उसमें उन्होंने 2 सीटें उन्होंने ले ली क्योंकि उन्होंने फंडिंग करी थी इन्हें। तो यहाँ पे सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अभी आप देखेंगे कि यहीं से सारी चीज़ें डाउनफॉल होने लगी, क्योंकि हमें मार्केट भी समझना होता है कि इंडिया में कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी उस समय। अगर आज ये फंडिंग इन्होंने उठाई होती तो शायद ये आज कहीं और होते, लेकिन उस समय की फंडिंग इनको उल्टी पड़ गई। तो अगर हम उसके बाद की बात करें, इन्होंने करीब 25-26 करोड़ की फंडिंग उठाने के बाद इन्होंने अपनी वेबसाइट अपग्रेड करी, मार्केटिंग में ऐड किया, और थिंक डिजिट नाम की एक अलग टेक प्लेटफॉर्म ऐड किया जहाँ पे ये इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें बेच रहे थे, और अपने एम्प्लॉयज़ इंक्रीज़ किए। तो जहाँ पे ये पहले करीब 30 एम्प्लॉयज़ के साथ वर्क कर रहे थे वो बढ़ा दिए इन्होंने काफ़ी कुछ एम्प्लॉयज़। और 31 मार्च 2012 को इनकी जो अगली एनुअल रिपोर्ट आई उसमें इनका सेल्स 174 टाइम्स तक बढ़ चुका था। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें डाउनफॉल होने दिखने लगी। जैसे कि अगर हम बात करें 2011 और 2012 के इनकी रिपोर्ट में, तो जहां 2011 में इनका टोटल जो सेल आई थी वो 14 करोड़ की थी, और वो 174 टाइम्स बढ़ के करीब 38.4 करोड़ की इनकी सेल हो गई थी 2012 31 मार्च तक। लेकिन जो कंपनी का रेवेन्यू था, कंपनी का रेवेन्यू गिर के 3.8 करोड़ से 2.9 करोड़ पहुंच चुका था। मतलब 25% का गिरावट आ गई थी कंपनी के रेवेन्यू में। और जो कंपनी का जो लॉसेस था वो 10 गुना बढ़ के 9.25 करोड़ हो चुका था। तो एक साल के अंदर ही जहां वैथिसरन बहुत ही ऊंचाई पे जाना चाहते थे, लेकिन इनको एकदम डाउनफॉल आता दिखने लगा। मतलब इन्हें दिखने लगा कि अब हमारी कंपनी रोड पे आ जाएगी, क्योंकि लॉसेज इनके काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे। तो वैथिसरन काफ़ी परेशान हो गए और इन्होंने सोचा कि अब मुझे और फंडिंग उठानी पड़ेगी अपने लॉसेस कवर करने के लिए। तो इस तरह से वैथिसरन काफ़ी परेशान हो गए और वो पूरे इंडिया में घूमने लगे, मतलब जगह जगह। अगले 3 महीने तक वैथिसरन इंडिया में अलग अलग जगह वेंचर कैपिटलिस्ट के पास घूमते रहे फंडिंग के लिए। कभी वो दिल्ली जाते, कभी चेन्नई, कभी हैदराबाद और कभी मुंबई। और वो जिससे भी मिल रहे थे अपनी प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद, जिस भी इन्वेस्टर से, उससे कह रहे थे कि इंडिया प्लाजा जो है ये इंडिया की वेल नोन ब्रांड है और हमें अभी कुछ लॉसेज हुए हैं, और अगर आप हमें फंडिंग करेंगे तो हम 1-2 साल में प्रॉफिटेबल हो जाएंगे।
तो ये सारी चीजें वो इंडिया में 30 से ज्यादा इन्वेस्टर्स से वैतिसरन मिल चुके थे। और अब अक्टूबर 2012 आ चुका था और इंडिया प्लाजा कैश आउट होती जा रही थी, मतलब इनके पैसे खत्म होते जा रहे थे। तो वैतिसरन ने अपनी सैलरी लेनी भी बंद कर दी। तो अगर हम बात करें, जहां पहले ये 30-35 एम्प्लॉयज में वर्क कर रहे थे, वो फंडिंग के बाद इन्होंने बढ़ा के 130 एम्प्लॉयज कर दिए थे। तो अब कंपनी में जो एम्प्लॉयज की सैलरी थी वो भी कंपनी को भारी पड़ने लगी थी, और साथ ही जो भी सप्लायर्स थे इनके, उनके भी पैसे काफी रुके हुए थे। तो इस तरह से मतलब कंपनी के पास एक एक रुपए के लिए बहुत ही प्रॉब्लम आने लगी। लेकिन वैतिसरन का ज्यादातर टाइम ऑफिस में नहीं जाके वो इन्वेस्टर से मिलने में ही जा रहा था, क्योंकि उन्हें एक ही रास्ता दिख रहा था कि अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट कर दी तो ही हमारा ब्रांड उठ सकता है। और इसी के बाद ही 3 दिसंबर 2012 को जो कल्लारी कैपिटल्स के जो 2 बोर्ड मेंबर्स थे इनके मतलब इन्वेस्टमेंट में, तो उन दोनों ने भी रिजाइन कर दिया, क्योंकि डूबते हुए जहाज में कोई भी पार्ट नहीं होना चाहता है। तो सारा ये जो खेल चालू हुआ था ये फंडिंग उठाने के बाद ही चालू हुआ था। अगर वैतिसरन अपने उसी पैसे से आगे कवर कर रहे होते तो चीजें ठीक शायद चली जाती, लेकिन इन्होंने फंडिंग उठा के, इन्वेस्टमेंट बढ़ा के काफी कुछ जगह इन्वेस्ट कर दिया, तो सेल तो बढ़ी लेकिन लॉसेस काफी ज्यादा इनके बढ़ गए और अब इन्हें कोई इन्वेस्ट करने को रेडी नहीं था। तो इसके बाद न्यू ईयर आया और पूरा देश तो खुश था, लेकिन वैतिसरन बहुत परेशान थे, क्योंकि इनके एम्प्लॉयज छोड़ के जाने लगे थे अब, क्योंकि अब उनको भी सैलरी नहीं मिल रही थी। तो इसके बाद आया अगस्त 2013, जहां पे इनके 95% एम्प्लॉयज छोड़ के जा चुके थे। और उसके बाद हम बात करें, अगर जो इनका लैंडलॉर्ड का जो मतलब जहां पे इनका ऑफिस था, वो उसका रेंट भी 6 लाख के ऊपर हो चुका था। और वहीं अगर हम सप्लायर की बात करें तो अप्रॉक्सीमेट करीब 60-70 लाख से ज्यादा का इनके सप्लायर्स का कर्ज हो चुका था। और इसके बाद 12 अगस्त 2013, इस दिन वैतिसरन सुबह सुबह 8:30 बजे अपने घर से अपना लैपटॉप बैग लेके निकलते हैं ऑफिस के लिए रेडी होके। लेकिन आज इनके पास इनका जो रेगुलर जो लंच बॉक्स रहता था वो इन्होंने नहीं लिया था, क्योंकि आज वैतिसरन जा रहे थे अपना ऑफिस खाली करने, क्योंकि इनकी कंपनी पूरी तरह से कैश आउट हो चुकी थी। और जब सुबह 10:30 बजे जब ऑफिस में बुक्स, फोन्स, प्रिंटर्स, कंप्यूटर, जो सारी चीज़ें रखी थी वो सारी चीज़ें इनके बचे कुछ एम्प्लॉयज़ पैक कर रहे थे, तो उसी समय एक सप्लायर का फ़ोन आया पैसे के लिए, और उसके बाद इन्होंने बताया कि हम ऑफिस खाली कर रहे हैं। तो ये न्यूज़ एकदम आग की तरफ फैल गई और 1 घंटे के अंदर ही इनके ऑफिस में पूरे सप्लायर से लाइन लग चुकी थी। और अगर हम बात करें, सबको अपने पैसे चाहिए थे, क्योंकि सबको लग रहा था कि अब तो ये छोड़ के जा रहे हैं तो हमारे पैसे कौन देगा। तो वैतिसरन सबसे यही कह रहे थे कि हम ऑफिस खाली कर रहे हैं, लेकिन मैं फ़ोन पे अवेलेबल हूँ, मैं इंडिया में अवेलेबल हूँ, आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं पैसे लेके कहीं भाग नहीं रहा हूँ। लेकिन सप्लायर्स को बहुत गुस्सा था, उन्होंने इनकी बातों पे कुछ नहीं भरोसा किया, क्योंकि कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि अगर हम प्रैक्टिकलिटी में जिएंगे तो सबके पैसे डूब चुके थे। तो जिसने भी देखा, जहाँ प्रिंटर पड़े हैं, कंप्यूटर्स पड़े थे, लैपटॉप्स पड़े थे, और जो सारी चीज़ें थी जिसके हाथ में जो लगा वो सारी चीज़ें लेके जाना लगा, क्योंकि सबको दिख रहा था कि किसी तरह थोड़ा तो हमारा लॉस कट हो। तो इसके बाद वैतिसरन जहाँ ऑफिस में अपने खड़े थे, इनके पीछे एक ब्रॉन्ज की गणेश जी की मूर्ति थी, तो एक पर्सन ने वो भी उठा लिया इनके हाथ से, और इस तरह से वैतिसरन अब एकदम पूरी तरह से कैश आउट किया, इनकी ऑफिस भी खाली हो चुकी थी। तो अब वैतिसरन ने देखा कि अब इनको बाहर निकलने का टाइम था, क्योंकि लैंडलॉर्ड खड़ा था बाहर और वो मतलब अंदर ताला लगा था। तो इस तरह से वैतिसरन ऑफिस के बाहर आए और इस तरह से इंडिया प्लाजा पूरी तरह से बंद हो गई। और ये वो कंपनी थी जो 2011 में काफी अच्छा कर रही थी, और फंडिंग उठाने के 2 साल के ही 1 साल के अंदर ये कंपनी पूरी तरह से फेल हो चुकी थी। तो अगर हम कुछ इश्यूज समझेंगे कि उस समय एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या आई, एक तो 2011-12 में आप अगर फंडिंग उठाने जा रहे थे, ई कॉमर्स में लोग इतना ज्यादा भी बाई नहीं कर रहे थे, जैसे कि आज की डेट में इंडिया में सब कोई ऑनलाइन बाइंग कर रहा है, लेकिन 2011 में नहीं था। तो इस तरह से कंपनी को लॉसेस काफी ज्यादा हो गए, और अगर ये 3 साल 4 साल अगर होल्ड करते और उसके बाद ये इन्वेस्टमेंट उठाते तो इन्हें मतलब इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन इस स्टोरी को मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप बताइए कि एग्जैक्टली इसमें प्रॉब्लम क्या आई, क्यों इनका बिजनेस फेल हुआ, आप नीचे कमेंट ऑप्शन में लिख के बताइए। और अगर आपको ई कॉमर्स बिजनेस के बारे में समझना है कि ई कॉमर्स मैं अपना खुद से कैसे शुरू करूं, तो मैंने एक इस पर वीडियो डिटेल बनाई हुई है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसका लिंक है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से के वैतिसरन की और इंडिया प्लाजा की स्टोरी खत्म होती है। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर हमेशा हम सक्सेस स्टोरी पे बात करते हैं, क्यों ना आज एक फेलियर स्टोरी पे बात करें, क्योंकि इससे हमें समझ में आएगा कि एग्जैक्टली हमें क्या गलती नहीं करनी है।
तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही अगर आपको वीडियो के रेगुलर नोटिफिकेशन चाहिए तो आप बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं।